जी। तो अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने स्थल पारितंत्र पढ़ लिया, वन पारितंत्र पढ़ लिया हमने। वन पारितंत्र पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा था? स्थल पारितंत्र, कि वनों के अंदर जीवन, वनों के अंदर पेड़ पक्षियों के बारे में पढ़ा था, वन किस प्रकार के होते हैं। फिर हमने स्थल पारितंत्र भी पढ़ा, स्थल पारितंत्र का महत्व समझा, आर्थिक महत्व समझा, स्थल पारितंत्र कितना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र के लिए मैं कहूंगा शिवानी जी, एक बार इसको आप इस पैराग्राफ को रीड करें। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 3.5 जलीय पारितंत्र। भूमंडलीय जलराशियों ने धरातल के लगभग 3/4 भाग को अलवण जल या खारे पानी के रूप में ढक रखा है। जहां अलवण जल में नमक का अंश 0.5% से कम, लवण जल में 3.5% से अधिक और खारे पानी में अलवण जल और लवण जल के बीच में होता है। ज्वारंधमुख और महासागरों में लवण की मात्रा के अनुसार भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसी आधार पर जलीय परितंत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। अलवण जल परितंत्र झील, ताल, अनूप, कुंड, सरिताएं और नदियां। सेकंड, समुद्री परितंत्र, उथले समुद्र और खुले महासागर। थर्ड, खारा जल पारितंत्र, ज्वारंधमुख, लवणकच्छ, मैंग्रोव, अनूप और वन। हो गया सर। जी ठीक है, शिवानी जी ने भी जैसे पढ़ा जलीय के बारे में बताया, एक जलीय जीव के बारे में बता दीजिए एक बार। ये एक सेकंड, ये बता दीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ उसको। शिवानी जी। ओके सर। जलीय जीव। जलीय पारितंत्र में जीव असामान्य रूप से विपरीत हैं, लेकिन उनके जीवन रूप के या स्थिति के आधार पर उन्हें 5 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चित्र 3.3 में जलीय जीवों के 5 समूह दिखाए गए हैं। फर्स्ट, पटलक। ये असंलग्न जीव हैं जो वायु जल अंतराष्ट्र पर रहते हैं, जैसे कि प्लवमान पौधे और कई प्रकार के प्राणी। कुछ अपना अधिकांश जीवन वायु जल अंतरापृष्ठ की चोटी पर बिताते हैं, जैसे कि जल दत्तक्रग, जबकि दूसरे अपना अधिकांश समय वायु जल अंतरापृष्ठ एकदम नीचे बिताते हैं और अपना अधिकतर खाना पानी में से प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ भृंग और पृष्ठ तरणक। ठीक है, सुनिए, क्या नाम है शिवानी जी, मैं थोड़ा सा उसको ऊपर एक्सप्लेन कर दूं। इन्होंने बताया जलीय परितंत्र के बारे में बताया, भूमंडलीय जराशय धरातल लगभग 3/4 भाग को अलवण जल, यानी कि ऐसा जल जिसमें नमकीन ना हो, खारा ना हो, यानी वो थोड़ा सा अलवण जल होता है जिसके अंदर नमक की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। प्रतिशत के बारे में बताया गया 5% से कम है वो जल जो हम पीने लायक, जिसे हमें नॉर्मल पानी हम बोलते हैं कि वो पानी है, वो बोलते हैं वो या तो वो है या तो फिर वो खारा पानी है। लेकिन खारा पानी अधिक है हमारी पृथ्वी पे, आप देखते हैं पूरा पृथ्वी हमारा नीला दिखाई देता है। और इतना ज्यादा भूभाग जो है, 3/4 भाग जो है, 3/4 का मतलब है कि अगर हम पृथ्वी को 4 भागों में करें तो एक भाग में जो हमारा भूमि है, बाकी 3 भाग में हमारा पानी से, जल से ढका हुआ है। उसमें 5% से कम नमक होता है, उसको हम बोलते हैं अलवण जल। यानी कि इससे अधिक होगा, यानी कि 3.5 तक होगा या इससे ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे ये खारा पानी है। तो अब जो है यहाँ पर अलवण जल के बीच में ये महासागर में लवण की मात्रा अनुसार भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार जल की मात्रा हो, एक सेकेंड, मात्रा के अनुसार भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसी प्रकार जलीय पारितंत्र को 3 श्रेणियों में रखा गया है। अलवण जल पारितंत्र, ठीक है, पहला अलवण जल पारितंत्र, दूसरा समुद्री पारितंत्र और तीसरा है खारा जल पारितंत्र।
ठीक है। ये 3 तरह के पारितंत्र के बारे में आपको इसमें रीड करना है, यानी कि समुद्र के अंदर किस प्रकार से जीव रहते हैं, जीव भी नहीं रहते, पेड़ पौधे काई लाइकन वगैरह जो भी आप पढ़ेंगे इसके अंदर, जितनी प्रकार के मछली से लेकर के जो जो चीजें होती हैं वहाँ पे, पेड़ पौधे भी होते हैं, सब होते हैं। तो उसके बारे में हम जलीय पारितंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इन्होंने शिवानी जी नीचे वाला भी पढ़ लिया था। जलीय पारितंत्र में जीव असामान्य रूप से वितरित होते हैं। असामान्य रूप से मतलब क्या होता है, सामान्य रूप से एक जैसा नहीं होता, कहीं पे कम कहीं ज्यादा कहीं इस प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन जीवन के रूप स्थिर आधार उन्हें 5 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। तो उन्होंने जलीय जीव को 5 भागों में क्या किया गया है, 5 जगह उन्होंने डिवाइड किया गया है, 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला क्या है, पटलक, ठीक है, पहला पटलक हो गया। इस ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, परिपाद हो गया, परिपाद मतलब ऐसे जो तली तली पर रहते हैं बिल्कुल। और दूसरा हो गया प्लवक, ठीक है, प्लवक या तरणक, तरणक जो ऊपर रहते हैं, ठीक है, ऊपर मतलब पानी की सतह पर। और ये हो गया नितलक, ठीक है। अब इन 5 को रीड करना है। हाँ इतने ही है, यहाँ से आपका बहुत प्रश्न आ जाता है। एक बार इसको जो है जलीय जीव से हम दोबारा प्रारंभ करेंगे। मैं एक बार देखता हूँ कौन रीड करेंगे। खुशी जी रीड करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपने जलीय जीव को दोबारा से एक बार पढ़ना है कि जलीय जीव किस प्रकार से असामान्य रूप से वितरित हैं। उन 5 भागों में उनको बांटा गया है हमने पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से। तो इसको जलीय परिवर्तन में जीव असामान्य रूप से वितरित है, लेकिन उनके जीवन रूप के यहाँ स्थिति के आधार पर उन्हें 5 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। चित्र 3.3 में जलीय जीवों के 5 समूह दिखाए गए हैं। पटलक, यह अलंग जीव है जो अंतराष्ट्र पर रहते हैं, जैसे कि बलवान पौधों और कई प्रकार के प्राणी कुछ अपना अंतरापृष्ठ की चोटी पर बिताते हैं, जैसे कि जलदृत, जबकि दूसरे अपना अधिकांश समय वायु अंतरापृष्ठ के एक तो इन्होंने जैसे रीड किया, अभी मैं किसी और को भी बुलाऊंगा। अब जैसे अभी इन्होंने बताया था पर्लटक, ये देखो ये लिखा है ना पर्लटक, ये है आपका पर्लटक, ठीक है। ये ऊपरी सतह पर रहते हैं। परा इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेस, इंटरफेस को क्या बोलते हैं, अंतरापृष्ठ, ठीक है। अंतरापृष्ठ मतलब होता है ऊपरी सतह पर रहने वाले। ये संलग्न जीव हैं जो वायु जल अंतरापृष्ठ, वायु और जल का जहां मिलन होता है वहां पर रहने वाले, ठीक है। आपकी वॉइस नहीं आ रही हमें, आप रीड कर रहे थे, आपने म्यूट कर लिया। आपने 5 रीड करने थे, 5 चीज बतानी थी मेरे को। नहीं अब तो यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है। मैं किसी और को बोलता हूँ फिर। समरीन जी आप रीड करेंगे या प्रीति जी रीड? हाँ समरीन जी रीड कीजिए, ठीक है। तो आपने फिर दोबारा स्टार्टिंग से बताना है ताकि क्लियरली ये समझ में आ गए। 5 तरीके से विभाजित किया गया है, जल में रहने वाले लोगों को बांटा गया है, मतलब बांटा गया है मतलब किस पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से या साइंटिफिक दृष्टि से बांटा गया है, ठीक है। कोई खास विशेष नहीं है। तो आपको दोबारा से इसको फिर करना पड़ेगा, क्योंकि ना एक साथ उसको अच्छे से समझना, क्योंकि चित्र के हिसाब से फिर समझना है ना, इसलिए। ठीक है समरीन जी, ओके। 3.5.1 जलीय जीव। जलीय परितंत्र में जीव असामान्य रूप से विपरीत है, लेकिन उनके जीवन के रूप में या स्थिति के आधार पर उन्हें 5 समूह में वर्गीकृत किया गया है। चित्र 3.3 में जलीय जीवों के 5 समूह दिखाए गए हैं। प्लेटलग, ये असंगन जीव हैं जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं, जैसे कि प्लामन पौधे और कई प्रकार के प्राणी। देखिए चित्र 3.3, कुछ अपना अधिकांश जीव वायु जल अंतरराष्ट्रीय की चोटी पर बिताते हैं, जैसे कि जलदृत, जबकि दूसरे अपना अधिकांश समय वायु जल
वायु जल अंतराष्ट्रीय के एकदम नीचे बिताते हैं और अपना अधिकतर खाना पानी में से प्राप्त करते हुए उदाहरणता भंग और पृष्ठ तरणक सेकंड है चित्र 3.3 जालीय जीवों की जीवन शैलियां। सेकंड परिपाद, ये ऐसे जीव हैं जो तली पंख में ऊपर निकले पदार्थों या जड़ जमाए पौधों के तने और पत्तियों पर संलग्न या चिपके रहते हैं। देखिए चित्र 3.3 में आमतौर पर स्थानवृद्ध शैवाल और उनके समृद्ध प्राणियों के समूह इस वर्ग में आते हैं। प्लवक, थर्ड है प्लवक। इस वर्ग में तेजी से बहती हुई कुछ जल राशियों को छोड़कर सभी जालीय परितंत्रों में पाए जाने वाले इस वर्ग में दोनों सूक्ष्म पादप मुख्यम एल्गी पादप प्लवक प्राणी आमतौर पर क्रस्टेशियन और प्रोटोजोआ प्रतिप्लावक आते हैं, जिस सिर्फ प्लावकों की चलन शक्ति सीमित है, इसलिए जलीय परितंत्रों में इनका वितरण मोटे तौर पर धाराओं द्वारा नियंत्रित रहता है। ज्यादातर परितंत्रों में पादप प्लावक और प्राणी प्लावक कम से कम थोड़ी गति कर सकने की क्षमता होती है। फोर्थ, तृणवक। इस वर्ग में प्राणी आते हैं जो तैरक हैं। तरणकों को जलधाराओं पर विजय पानी होती है, इसलिए वे अपेक्षाकृत बड़े एवं असमर्थ होते हैं। देखिए चित्र 3.3 में इन प्राणियों की साइज तरणक कीटों जो मात्र 2 मिमी लंबे हो सकते हैं से लेकर पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े प्राणियों तक हो सकती है, जैसे कि नीली हाईवेक। 5, निरतलक का निरस्थल जीव वे प्राणी हैं जो जलराशि की तली या नितलस्थ्य क्षेत्र में या उस पर पाए जाते हैं। देखिए चित्र 3.3। इसमें पर्यावरण के प्रति अनेकों पर्याप्त अनुकूलन होता है, क्योंकि खुले जल अथवा सतह पृष्ठ की अपेक्षा तली अधिक विधि आवास के निरतल में कैब, लोबस्टर और स्पाइस पर पाए जाते हैं। जैसे समरीन जी ने पढ़ा है अभी बहुत अच्छे से, पांचों चीज पढ़ ली है आपके। नितलक, तरणक, ठीक है, नितलक, तरणक, अभी एक सेकेंड मैं आपको चित्र दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लवक, तरणक, परिपादप और आपका पटलक। ठीक है, ये पटलक हो गया, तरणक हो गया, आप इसमें देख सकते हैं ये आपका तरणक हो गया। एक सेकेंड, इसमें ये तरणक हो गया आपका। ठीक है, पटलक क्या है? हवा है, ऊपर एयर है, एयर के साथ नीचे जल है, तो इसके बीच में रहने वाले को हम बोलेंगे पटलक। ठीक है, ऐसे जो फ्लोटिंग है, जो स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, हवा के बीच में रहते हैं। परिपादप कौन से होते हैं? जो निचले हिस्से में पादप यानी जो पेड़ पौधे के रूप में होते हैं, तेजी से भी जल राशियों को छोड़कर, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो बहुत तेजी से चलते हैं, उनको छोड़कर हम उसको बाकियों को पलटक के उसमें कहते हैं प्लवक। प्लवक कहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें हम? प्लवक। पाद प्लवक होते हैं, एल्गी होती हैं, सूक्ष्म पादप मतलब छोटे छोटे पादप, प्रोटोजोआ, क्रेस्टिनियन, ये सब आते हैं इसके अंदर। ये वैज्ञानिक रूप से हम उनको वर्गीकृत कर रहे हैं। हम जल के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को, पादप और जीवों को हम वैज्ञानिक या पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से उनको वर्गीकृत कर रहे हैं। तरणक हो गए जो जल की धाराओं पर विजय पानी होती है ना, वो तैर सकते हैं। इनका साइज कितना हो सकता है? इन प्राणियों का साइज तरणक कीटों के मात्र 2 मिलीमीटर लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े प्राणियों तक हो सकते हैं। यानी कि तरणक वो होते हैं जो फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, जिनकी 2 सेंटीमीटर, इनकी लंबाई 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है। और सबसे बड़ी कौन सी है? ब्लू व्हेल, आपको पता होगा। मतलब इन्होंने कहा है कि छोटी से छोटी तो 2 सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर कितना होता है? 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, मतलब इनके साइज जो है, इन्होंने साइज के बारे में बताया कि 2 मिलीमीटर हो सकता है। और एक सेकंड, ये 2 किलोमीटर और ब्लू व्हेल के बारे में लिखा है इन्होंने। ठीक है, मैं इसमें अभी ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, कल इसमें जो दिक्कत है उसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। ये तो जूम हो गया है।
हमने ये पढ़ लिया था अभी हम थोड़ा सा पेज गड़बड़ हो गई। घास पारितंत्र हमने पढ़ लिया, अब हम जल पारितंत्र पढ़ रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन हम पढ़ रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है। बीए फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर दोनों का ही पर्यावरण अध्ययन, जिनका हिंदी मीडियम में है उनके लिए हम पढ़ रहे हैं। मरुस्थल पारितंत्र भी हमने पढ़ लिया। मरुस्थल के अंदर हमने पढ़ा था कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं भारत के अंदर। जो अभी हमने स्टार्टिंग में शिवानी सोनिया जी ने ये पैराग्राफ पढ़ के बताया, भारत के अंदर शिवानी सोनिया जी ने पढ़ा था। उसके बाद शिवानी जी ने पढ़ा आगे चल के जलीय पारितंत्र, और अभी समरीन जी ने क्या बताया आपको, ये इस वाले चित्र को बताने की कोशिश करी थी कि कौन से तर्णक होते हैं। तर्णक में देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो मैं आपको ये बताता कि तर्णक, ये देखिए ये यहाँ पे तर्णक लिखा है। तर्णक छोटी मोटी कीट मछली वगैरह है ना, और ये तर्णक तैराक, तैराक यानी तैर सकते हैं जो, ठीक है। और परिपादप, देखो ये लिखे परिपादप, यानी कि समुद्र के आसपास रहने वाले परिपादप, यानी कि समुद्र से ही जिनको अधिक मात्रा में जल चाहिए होता है और जल के बिल्कुल रेत, बिल्कुल जहाँ पे पानी अधिक मात्रा में होता है उनको बोलते हैं परिपादप। ये परिपादप हो गए, ये पर्यटक हो गए, तरणक हो गए, ठीक है। और एक नीचे आएगा, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको, और ये हो गए नितलक जीव, यानी कि जो नीचे रहते हैं, ठीक है। नितलक जीव हो गए ये, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और ये प्लवक हो गए, ये आपको समझ में आएगा। ये देखो ये दोनों तो हो गए तरणक, ये दोनों ही क्या है, तरणक है। इसमें तरणक में ये तरणक में बताया गया था कि 2 सेंटीमीटर से लेके बड़ी से बड़ी वेल मछली तक हो सकती है, और ये जो है आपका प्लवक हो गया, ठीक है। अब जो है मैं इसको नीचे कैसे लिख के आता हूँ, ये समरीन जी ने पूरा रीड कर चुके हैं आपको यहाँ तक। फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगी आप इसमें यार डाउट कर सकते हैं, और फिर लास्ट में आप कमेंट भी कर सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं कि इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। इसमें अगर आपने कुछ समझ में अब नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका अलवण, अलवण जलीय पारितंत्र, यानी कि जो बाकी नदियों में जो होते हैं ना, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, अकार्बनिक के बारे में। अब यहाँ से कौन रीड करेंगे, मैं देख रहा हूँ हैंड रेज क्या है किसने, अभी समरीन जी ने भी रीड कर चुके हैं ना, अंकित गुप्ता जी वो रीड करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने अलवणीय जल पारितंत्र, जलीय पारितंत्र के बारे में पढ़ना है। ओके सर। अलवण जलीय परितंत्र। अलवण जल परितंत्र कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की अत्यधिक मात्रा के लिए स्थलीय परितंत्रों पर निर्भर करते हैं। ये पदार्थ जलीय परितंत्रों के पास की जमीन पर पनप रहे समुदायों द्वारा इन परितंत्रों में लगातार डाले जाते हैं। अलवण जल परितंत्र को 2 भागों में आसानी से बांटा जा सकता है। फर्स्ट, सरो लेनी शब्द से बना है जिसका अर्थ है शांत या स्थिर। फिर बेसिन श्रेणी पारितंत्र, झीलें, तालाब, कुंड, अनूप और कच्छ आदि इस भाग के उदाहरण हैं। सेकंड, सरित लोटस शब्द से बना है जिसका अर्थ है बहाकर ले जाया गया या बहते हुए या प्रणाल चैनल श्रेणी परितंत्र। नदियां, सरिताएं और सोते आदि इस भाग के उदाहरण हैं। इन दोनों परितंत्रों को का नीचे विस्तार से वर्णन किया गया है। झीलें उन अंत स्थलीय गर्ता यानी गड्ढों को कहते हैं जिनमें ठहरा हुआ पानी भरा रहता है। झीलों के क्षेत्रफल और गहराई में बहुत विभिन्नता होती है। पृथ्वी की अलवण झीलों में 125 × 10³ मीटर पानी भरा हुआ है और अंतर्वाह तथा बहिर्वाह भी होता रहता है। इसके अतिरिक्त उनकी परिसीमाओं के भीतर ही परिसंचरण के विभिन्न प्रतिरूप भी होते हैं और इसलिए इनका पानी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। फिर भी इनमें नदियों की तरह सतत या लगातार रेखीय पृष्ठभूमि विशिष्ट प्रकार का बहाव नहीं होता। झीलें, रुद्र जलागर और आर्द्र भूमियां। श्रेवी पढ़ना। हेलो जी, एक सेकंड रुक जाइए अब आप। ओके। तो अभी जैसे अंकित जी ने पढ़ के बताया, अलवण जल पारितंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सरो और सरित के बारे में, ठीक है। स्थिर जल हो जहाँ पे होगा उसको हम सरो बोलेंगे। झीलें, तालाब, कुंडू, अनूप और कच्छ आदि इस भाग के उदाहरण हैं, यानी कि जहाँ पे जल कैसा होगा, स्थिर होगा। और सरित कैसा होगा, जो बहाकर ले जाया गया या फिर बहते हुए प्रणाली, जैसे नदियां होती हैं, नदियां, सरिताएं, सोते हुए, इस भाग के उदाहरण है, ठीक है। तो आपको जहाँ स्थिर होगा, तालाब कैसा होता है, स्थिर होता है। झील कैसा होता है, स्थिर होता है। कुंड भी बोलते हैं, ठीक है, सुना होगा आपने कुछ।
तो इस प्रकार के हैं। तो हम इस अलवणीय पारितंत्र के बारे में हमने पढ़ना है। पहला हमने ऊपर लवणीय खारे पानी वाला पढ़ लिया था, समुद्री पारितंत्र को पढ़ लिया था। अब हम इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दो सरो और सरित हो गए। सरो मतलब जहाँ पे पानी के जल का बहाव स्थिर है, और सरित मतलब जहाँ का जल का बहाव है। ठीक है, उन्होंने झीलें, और अभी इसके बारे में एक एक चीज के बारे में पढ़ना है। झीलें किस प्रकार से पानी वहां पे आता है, और इसके बारे में पढ़ना है। अभी रुको, मैं देखता हूँ, बुलाता हूँ किसी को, कौन रीड करेंगे इसको। समरीन जी, शिवानी जी, मोनिका जी। गुलबहार जी रीड करेंगे। गुलबहार जी। हाँ जी श्योर। गुलबहार जी, आप रीड करोगे? हाँ जी सर। ठीक है, आप इसको झीलें, अभी इसको आप यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, झीलें रुद्र जलागार, जलागार मतलब रुद्र जलागार मतलब जहाँ पे रुका हुआ जलों का गार होता है, समुद्र गार होता है ना, बहुत बड़ा भंडार होता है, तो ये जलागार है ये। ठीक है, आर्द्र भूमियां, आर्द्र भूमियां क्या होती है? जहाँ पे नमी होती है। तो ऐसी भूमियां जहाँ पे नमी होती है, तो वहां पे भी हमारा पारितंत्र मतलब जो इकोसिस्टम है, जैसे केंचुए वगैरह जो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे आर्द्र भूमि होती है, नमी होती है। सूखे जैसे अभी मरुस्थल पड़ा था, तो मरुस्थल में होते हैं जीव जंतु इस प्रकार के, वहाँ पे कम दिखाई देती है। तो अब हम यहाँ पे हम गुलबहार जी इसको रीड करेंगे। झीलें, रुद्र जलागार और आर्द्र भूमियां। सरो पारितंत्रों में झीलें, बॉक्स 3.2 रुद्रलागार एवं आर्द्र भूमियां तीनों प्रकार के पारितंत्र आ जाते हैं, जिनमें पानी स्थिर होता है। आइए देखें ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। उत्तरी सर, ये साइड में जो दिया हुआ है इसे भी रीड आउट करना है क्या? उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर नाम की झील दुनिया की सबसे बड़ी 83,000 वर्ग किलोमीटर है और गहराई 307 मीटर है। दुनिया की सबसे गहरी झील साइबेरिया में स्थित बैकाल झील है, जिसका क्षेत्रफल 31.500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सुपीरियर झील के क्षेत्रफल की तुलना में आधे से भी कम है। लेकिन गहराई की दृष्टि में उस झील से दुगने से भी अधिक 706 मीटर है। झीलें, अधिकांश झीलें वहां पाई जाती हैं जहां हाल ही में भूमि के स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं। पिछले 20,000 वर्षों के भीतर हुए परिवर्तन इस श्रेणी में आते हैं। फिर भी रूस में बैकाल और अफ्रीका में तंग्या नितिया जैसी कुछ झीलों के बारे में अनुमान लगाया गया है कि ये 2 करोड़ साल पहले बनी थी। केस स्टडी लोकटक झील। लोकटक झील 3.4 मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल शहर में 38 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह झील लगभग 286 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। झील का मुख्य जलाशय उठते जल से घिरा है, जो दलदली भूमि के रूप गतिहीन अप्रवाही है। लोकटक झील की विशिष्टता प्लावित द्वीपों की उपस्थिति है, जिन्हें फुमडिस कहते हैं। ये मृदा, वनस्पति और कार्बनिक तत्व के विषमांगी पिंड हैं। जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर लगभग 2.5 मीटर तक के आमापों में पाए जाते हैं। ये झील के सतह क्षेत्रफल के लगभग 2/3 भाग को घेरे हुए है। मुक्त प्लावी पादप जैसे जलकुंभी तथा आंशिक रूप से अपघटित जड़ें और प्रकंद विकास के अत्यधिक योगदान देते हैं। फुमडिस का सबसे बड़ा एक एकल पिंड, जो 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कैबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। गुलबहार जी, ये भी एक कुछ विलुप्त ज्वालामुखियों के क्रेटर, ये भी पढ़ लीजिए।
कुछ विलुप्त ज्वालामुखियों के क्रेटर गतों में बनी है और क्रेटर झील कहलाती है। भूस्खलन में सरिताओं और घाटियों के अवरुद्ध हो जाने से भी झीलें बन सकती हैं। झीलें पृथ्वी पर समांतर रूप से बटी हुई नहीं है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में सामूहिक रूप से पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों को जिले कहते हैं। बढ़िया। तो अब आपने जलीय पारितंत्र के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, जलीय पारितंत्र, तो जलीय पारितंत्र में हमने खारा पानी और अलवण, अभी जो हमने पढ़ा है वो अलवण वाला पढ़ा है, जिसमें सरो और सरील, हमने इसमें दो चीज हमने पढ़नी है। सरित, अभी जो झील है वो झीलें किसमें है? सरो के अंदर काउंट होगी, कंसीडर करेंगे उसको सरो के अंदर। तो ये हम पढ़ रहे हैं अलवण जलीय पारितंत्र। अलवण जलीय पारितंत्र के हमने सरो पढ़ रहे हैं, जिसमें रुका हुआ पानी होता है, और झीलें किस प्रकार से निर्मित हुई, कैसे हुई, और इसमें मणिपुर वाली, और जो हमने दो लोकटस झील के बारे में पढ़ा जो मणिपुर में है। इसके अलावा हमने एक और झील के बारे में पढ़ा था यहाँ पे, अमेरिका वाली सुपीरियर नाम की एक झील है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। और एक मणिपुर में है लोकटस, क्या नाम है इसका? लोकटक नाम की झील जो है मणिपुर में है, ठीक है। तो ये दो तरह की झीलों के बारे में पढ़ा जो बहुत बड़ी है, 38 किलोमीटर दक्षिण स्थित में है, ठीक है। इल्फाल की शहर, अच्छा, वहां पे स्थित है। इसका क्षेत्रफल फैली, झील का मुख्य जलाशय उथले जल से घिरा हुआ है और दलदली भूमि के रूप में गतिहीन अप्रवाही है। दलदली भूमि मतलब जो आर्द्र भूमि, नमी हो जाती है, क्योंकि पानी जब इकट्ठा होता है वो धीरे धीरे अंदर, पृथ्वी के अंदर से रिसते हुए मार्ग बनाते हुए जाता है, ठीक है। लोकटक झील की विशेषता है प्लावी द्वीपों के उद्भिद, ये सारी चीजें आपने अभी बता चुके हैं, वो सारी चीज अगेन रीड नहीं करना है। तो यहाँ तक इसमें अभी और कुछ समझाने का कुछ नहीं है। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि कुछ 20,000 साल पहले बने हैं। कुछ झीलों के बारे में झीलों की आयु भी बताई गई है जो वैज्ञानिकों ने, है ना। कुछ का अनुमान लगाया है कि 2 करोड़ साल पहले बनी है ना। इस प्रकार का भी तंजानिया अफ्रीका में है, फिर भी रूस में बकेल और अफ्रीका में तंगानिया था, जैसी कुछ झीलों के बारे में अनुमान लगाया गया है कि ये 2 करोड़ साल पहले बनी थी, ठीक है। तो इसमें कुछ दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है। अब हम पढ़ेंगे फुंडिस के साथ लोकटस झील। ये लोकटस झील के बारे में जो आपका मणिपुर वाला है ना, उसके बारे में बताया गया है। इसको कौन रीड करेंगे? ये आप एक बार देख लीजिए, ये आपका ये है। गुलबार जी, मैं चाहता हूं कि आप किसी और को अनम्यूट करें खुद से और उनको बोले रीड करने के लिए। आप खुद से किसी को भी बुलाएं। गुलबार जी। ओके सर। ओके, आई विल रीड। पर्वत आर्च श्रृंखलाओं से अनेक सरिताएं झील के बिल्कुल पश्चिम भाग से निकलती है और ये सरिताएं सीधे लोकटक झील में मिलती हैं। अप्रत्यक्ष जलग्रहण क्षेत्र 5 प्रमुख नदियों अर्थात इम्फॉल्स, आइरिस, थुवल, सेकमाई और खुंगा के जलग्रहण क्षेत्रों तक जाता है और यह 7,157 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रफल में फैला है। ये झील जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और जलपूर्ति के लिए जल स्रोत है। झील के आसपास रहने वाली बड़ी जनसंख्या निर्वाह के लिए झील के संसाधन पर निर्भर करती है। मणिपुर का प्रमुख भोजन लोकटक झील से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। झील के श्रीमंत जैव विविधता है और 1990 में रामसर सम्मेलन के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में दिखाया गया था। केवल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो झील के पश्चिमी भाग में स्थित है, मणिपुर की भान संकटापन मृगजमी हिरण का घर है, जिसे स्थानीय रूप से सैंगनाई कहते हैं। झील अनेक नदियों, मछलियों का जन स्थल भी है और एक प्रमुख मत्स्य संसाधन भी है। ये प्रवासी और स्थलीय निवासी मूर्ग निवोइयों की बड़ी जनसंख्या को भी आश्रय देता है। रुद्धान जलगार की उत्पत्ति के आधार पर उन्होंने ऑफ स्टेप या ऑन स्टेप कहा जाता है। समझ में आ गया था ना ये वाला पैराग्राफ? ये सिर्फ उसी के बारे में बताया गया है जो मणिपुर का जो आपका झील है उसके बारे में बताया गया, उसकी विशेषता बताई गई है, और जनसंख्या, आपूर्ति, जल सिंचाई, है ना, विद्युत जल, ये सारी चीजें आपको पता है कि झील का काम तो वैसे आपको पहले ही पता होगा कि यहाँ पे लिखा है यह झील
जल विद्युत उत्पादन, यानी जल विद्युत उत्पादन के काम आती है, सिंचाई के काम आती है, और जलापूर्ति यानी जल की आपूर्ति को भी करता है, मुख्य जल का स्रोत भी है। झील के आसपास रहने वाली बड़ी जनसंख्या निहर्दन झील के लिए संसाधनों पर निर्भर करती है। मणिपुर का प्रमुख भोजन लोकटक झील के प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। ठीक है, तो आपको ये झील के बारे में ही बताया गया है, जो लोकटक झील है, फुंडिस के साथ लोकटक झील जो मणिपुर के अंदर है। ठीक है, अब उसके बाद आगे आगे किसी और को बुलाइए, गुलबहार जी किसी और को बुलाइए। गौरव। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो जी मैम, पढ़ूं? हाँ, ये आपने जो पैराग्राफ दिख रहा है ना, रुद्र जलागार, इसके वो रुद्र जलागार की उत्पत्ति के आधार पर इन्हीं इस पैराग्राफ को रीड करना है। जी, युद्ध जलागार की उत्पत्ति के आधार पर उन्हें अपेक्षित या अनिश्चित कहा जाता है। अनिश्चित जलाशय उच्च भूमि क्षेत्रों में स्थित है और किसी उत्पत्ति उपयुक्त नदी घाटी में नहीं और नदी नाले के रास्ते पर बाधा बनाए जाते हैं। भारत के केवल अनाश्रित रुद्र जलागार की पाए जाते हैं। अपशिष्ट जलाशय की सी नदी से या भूमिगत स्रोत के कुछ दूर तक पानी को पंप करके निम्न भूमि वाले क्षेत्र में पाए हुए जलाशयों को कहते हैं आर्द्र भूमियां स्थायी रूप से या समय समय पर पानी से ढके रहने वाले क्षेत्र में इन्हें 6 मीटर की गहराई तक कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से समय समय पर या स्थायी रूप से पानी से निम्न या स्तृत भूमि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह पानी खारा या नमकीन हो सकता है। हेलो जी ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। जी, रुद्र जलागार और आर्द्र भूमियां हमने रुद्र जलागार बताया कि जहां भारत में केवल ऑनटम रुद्र जलागार ही पाए जाते हैं। फॉस्टम जलाशय किसी नदी या भूमिगत स्रोत के से कुछ दूर तक पानी को पंप करके भूमि वाले क्षेत्रों में बनाए हुए जलाशयों को कहते हैं। यानी कि भूमि के अंदर कुछ ऐसे जलाशय होते हैं जहाँ पे जल की मात्रा होती है, जिसको हम पंप करके भी निकाल सकते हैं। आर्द्र भूमियां होती है नमी भूमियां, यानी कि गीली मिट्टी भी कह सकते हैं। रुद्र जलागार होते हैं जो पाउंडमेंट की तरह होते हैं, पानी का स्रोत होता है वो। ठीक है, लेकिन आर्द्र भूमियां पानी का स्रोत नहीं होते हैं। ये आर्द्र भूमियां क्या होती हैं? स्थायी रूप से या समय समय पर पानी से ढके रहने वाले क्षेत्र हैं। इन्हें 6 मीटर की गहराई तक कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से समय समय पर स्थायी रूप से पानी से निमग्न यानी कि सबमर्ज या संतृप्त कहते हैं, इसको भीगा हुआ भूमियों से रूप में परिभाषित किया सकता है। खारा पानी या नमकीन हो सकता है। ठीक है, इन आर्द्र भूमियों को दो श्रेणी में, जो आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र मतलब नमी वाली भूमियां हैं, उनको दो श्रेणी में बांटा गया है। एक अंतः स्थलीय आर्द्र भूमियां, दूसरा है तटीय आर्द्र भूमियां। ठीक है, जो कि अंतस्थल से घिरा है, जिसमें अलवण जल भरा होता है, जैसे दलदल भी कहते हैं, अनूप आदि। और दूसरा है ये तट के पास होती है, इनमें लवण जल या खारा पानी भरा होता है, जैसे मैग्रोव, अनूप और मैग्रोव वन बोलते हैं। ठीक है, तटीय आर्द्र भूमियां, तटीय मतलब जो तट के पास होती हैं, तटीय आर्द्र भूमियां मतलब ये तट के पास होती हैं। और अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियां, अंतःस्थलीय मतलब जो तट के पास नहीं है, कहीं और है, जैसे दलदल है या कोई और प्रकार की चीजें हैं, वो अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियां हैं और तटीय स्थल आर्द्र भूमियां हैं। इसको रीड करने के लिए किसी को बुलाइए इस पैराग्राफ से आगे। मोनिका रानी। मोनिका जी सुन रहे हो आप? Maybe she is not available right now. और नसीमा।
ओके। सर बॉक्स से पढ़ना है। यहीं से पढ़ना है, यहाँ ठीक है। इससे ऊपर हमने समझ लिया है। यहाँ से अब इस इन आर्द्र भूमियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, यहाँ से पढ़ना है। इन आर्द्र भूमियों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, अंतस्थलीय आर्द्र भूमियां, जो कि अंतस्थलीय थोड़ा सा लाउड पढ़ेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे वॉइस नहीं आ रही मेरे तक, थोड़ा सा लाउड। जी। फर्स्ट, अंतस्थलीय आर्द्र भूमियां, जो कि अंतस्थलीय स्थल से घिरा रहता है और जिनमें अलवर जल भरा रहता है, जैसे दलदल, अनूप आदि। सेकंड, तटीय आर्द्र भूमियां, ये तट के पास होती हैं और इनमें लवण जल या खारा पानी भरा रहता है, जैसे कि मैंग्रोव, अनूप, मैंग्रोव वन। बॉक्स 3.3 केस स्टडी। असम की आर्द्र भूमि के लिए खतरे। असम की सभी आर्द्र भूमियों में लगभग 40% खतरे में है। असम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर गुवाहाटी और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद द्वारा किए गए एवं सर्वेक्षण से पता चला कि असम की 3,513 आर्द्र भूमियों में से 1367 जलीय खपतवार में हमले और अनेक विकासात्मक गतिविधियों के कारण गंभीर रूप से खतरे में है। असम की आर्द्र भूमि मत्स्य पालन और पर्यटन के संदर्भ में राज्य के लिए आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है। यद्यपि असम की आर्द्र भूमियों में 5,000 टन हेक्टेयर वर्ष मछली उत्पादन की क्षमता है। लगभग 20,000 टन मछली का आयात करना पड़ता है, जिससे स्थानीय मांग को पूरा किया जा सके। ऐसा प्रमुख रूप से खराब आर्द्र भूमि प्रबंध के कारण है। इस पैराग्राफ में आपने ये पढ़ा कि असम के बारे में पढ़ा, इससे ऊपर आपने ये तो पढ़ ही लिया था, ठीक है। अंतरस्थलीय और तटीय के बाद इन्होंने पैराग्राफ पढ़ा जिसमें असम की बताया गया कि जो वेटलैंड है, वेटलैंड मतलब जो आर्द्र भूमियां है, उसमें 40% खतरे में इसलिए क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे पेड़ पौधे उगाते हैं जिसको फिर हमें समझना मुश्किल होता है, और उसके अंदर कुछ नाव वगैरह भी फंस जाती हैं, इंसान फंस जाते हैं, फिर वो निकल नहीं पाते, तो इसलिए खतरनाक होता है वो बहुत ज्यादा। जलीय खरपतवार के हमले होते हैं। जलीय खरपतवार मतलब एक बार उसमें फंसते हैं तो फंसते चले जाते हैं। अनेक विकासात्मक गतिविधियों के कारण गंभीर रूप से खतरे में है। असम की आर्द्र भूमि मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, पर्यटन के क्षेत्र में राज्य की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत भी है, ठीक है, मछली पालन वगैरह। यद्यपि असम की आर्द्र भूमियों में, जबकि लिखा है कि असम की आर्द्र भूमि में 5,000 टन हेक्टेयर प्रति वर्ष मछली की उत्पादन क्षमता है, ठीक है। लगभग 20,000 टन मछली का आयात करना पड़ता है जिसमें स्थानीय मांग को पूरा किया जा सके। यानी कि फिर भी मछली, असम तो वैसे आपको पता है कि ये पहाड़ और वैसा है, तो फिर जो मछलियों की जैसे 5,000 टन का उत्पादन क्षमता है, लेकिन 20,000 टन के आयात करना पड़ता है, मतलब बाकी वो बंगाल से या फिर किसी और से आयात करते होंगे। सरित, ठीक है। अभी हमने जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, किसने पढ़ा था ये हमने पढ़े थे ये, ठीक है। अलवण जलीय पारितंत्र जब हम पढ़े थे, सरो और सरित, ठीक है। सरो हमारा झील और वेटलैंड वाला आर्द्र भूमि तो हमने पढ़ लिया, सरो के अंदर झीलें और ये सब पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सरित, ठीक है। अलवण जलीय पारितंत्र हम पढ़ रहे हैं, जिसके हम सरित पारितंत्र नदियां, अब नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ये अलवण जलीय पारितंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। बुलाएंगे किसी को, गुलबहार जी। प्रियंका। यस, रीड करूं? हाँ जी, हाँ जी। चरित्र परिपंत्र नदियां। सारित या बहते हुए पानी के आवासों में नदियां, नाले और छोटी नदियां शामिल हैं। लगातार बहता पानी इन आवासों के सबसे असाधारण लक्षण है। यह पानी तल के अभिलक्षणों या विशेषताओं को बदल देता है
और इसके भीतर जीवों के वितरण को प्रभावित करता है। दो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि पहला, नदियां खुली विवृत या विषम पोषी तंत्र है, जबकि झीलें अंतर्वाही अथवा बहिर्वाही नालों से होने वाले कुछ आगतों और निर्गतों को छोड़कर बंद, संवृत या समतः पूर्ण तंत्र है। दूसरा, झील में पोषकों को कई बार कम में लाया जा सकता है, जबकि नदियां में किसी स्थल पर पौधों और प्राणियों के लिए अस्थायी रूप से उपलब्ध पोषकों को काम में लाना आवश्यक है। आगे भी रीड करूं सर? हाँ जी ठीक है, आप आगे भी रीड कीजिएगा, 1 सेकंड पहले रुक जाइए। यहाँ तक ऐसे किसी को समझने वाला तो कुछ ऐसा नहीं है, सब समझ में आ रहा है सबको। बहुत जो है नदियां खुली विस्तृत विषम पोषी तंत्र रहती है, मतलब बहुत सारे झीलों से अंतर्वाही बहिर्वाही नालों से होने वाले आगतों और निर्गतों को छोड़कर बंद स्वतंत्र या स्वतःपूर्ण तंत्र है। नदियां क्या होती है, अपने आप पे स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र मतलब कहीं से निकलती हैं और फिर कहीं से होते हुए पूरा अपना वो अपना मार्ग प्रशस्त करती हैं। और विषम पोषी भी होती हैं, विस्तृत और विषम पोषी तंत्र हैं। ठीक है, नदियां क्या होती हैं, खुली होती हैं। झील में पोषकों को कई बार काम में लाया जा सकता है, जबकि नदियों की में किसी स्थल पर पौधों और प्राणियों के लिए अस्थायी रूप से उपलब्ध पोषकों को काम में लाना आवश्यक है। ठीक है, झील में क्या होता है, पोषक एक ही स्थान पर होते हैं, यहाँ पे नदियों में नहीं होता है। नदियों के जीवजात, अब जैसे अब नदियों के जीवजात पढ़ेंगे। अभी हमने समुद्र के बारे में पढ़ा था ना, 5 प्रकार के वो जो वहां पढ़ा था, फिर हमने झील के बारे में पढ़ा, अब हम नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। पढ़िए जी। नदियों के जीवजात। नदी के तेज बहाव वाले तथा धीरे बहाव वाले क्षेत्रों को जीवजात में बहुत भिन्नता होती है। आइए हम नदी के जीवजातों के लक्षण के बारे में जानें। पहला, प्राणी। खुली पड़ी रहने वाले चट्टान की सतह के आवास में केवल वे जीव पाए जाते हैं जिनमें एक ही जगह ठहरे रहने के लिए दक्ष शाघन है। इन प्राणियों में अलवड़ जल, लिम्पेट, डिंभक, लावी या अलवड़, पेनी, रिफल भृंग, अलवड़ जल, संपज और कैडिस मक्खी शामिल हैं। चट्टान खंडों के बीच में पाई जाने वाली जगहों यानी अवकांशों में बनने वाला सूक्ष्म आवास थोड़ा थोड़ा रक्षित है। यहाँ पाषाण मक्खी और ड्रैगन फ्लाई होती हैं। दोनों ही चिपटी होती हैं और इन्हें यथास्थान बनाए रखने के लिए उनमें व्यवहारिक अनुकूलन होते हैं, जैसे कि सख्त सतह पर चिपके रहने की प्रवृत्ति और अपने आप को धारा के साथ साथ अभिविन्यस्त करते रहना। चट्टान को नीचे सूक्ष्म आवासों में जहां धारा कमजोर होती है, वहां ऐसी प्राणी होते हैं जैसे एनेलिड्स, चिपिटक्रमी, क्लेम, कुछ घोंघा जातियां और अन्य फीट डिम्बक हैं। तेजी से बहाव वाले आवास के तरणक केवल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां धारा ज्यादा शक्तिशाली नहीं है और इनमें ठंडे पानी की मछलियां पाई जाती है, जैसे कि ट्राउट या सामन। जिन क्षेत्रों में धारा बहुत शक्तिशाली है, तरणक नहीं होते और ऐसे मामलों में बहुत से और तरह तरह के नितलक हो सकते हैं और इनसे पूरा समुदाय बना सकता है। पौधों में यहाँ केवल अच्छी तरह संलग्न रूप ही जीवित बच सकते हैं, जैसे कि स्थानबद्ध शैवाल। इस प्रकार केवल कुछ पौधों की उपस्थिति के ही कारण यहाँ प्राणियों के लिए पोषक आधार कार्बनिक अपद्रव्य है, जो अपवाह क्षेत्र से बहाकर नदियों में लाया जाता है। बहुत अच्छा आपने रीड किया। आप म्यूट कर सकते हैं। तो नदियों के बारे में, प्राणियों के बारे में बताया और पौधों के बारे में बताया। ठीक है, इसको पढ़ने की समझने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ शब्द इसके ऐसे हैं जो आपको जैसे सूक्ष्म आवासों के बारे में, जैसे यहाँ लिखा है ना सूक्ष्म आवास, और जो कुछ ऐसे हैं जो आप इन जनरल तो बात करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन यहाँ पे है ना, तो हमें घोंघा जातियां ये सब जो इनके बारे में जो किताब में लिखा है, आपके पास सबके पास किताब होगी, और ड्रैगन फ्लाई, दोनों चिपटी, इस प्रकार से जो लिखा है ना, सारी चीजों को याद रखना है। ठीक है, जो यहाँ पे जो शब्द लिखे गए हैं उनको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया था प्राणी और नदियों के जीवजात। अब हम पढ़ेंगे नदियों के जीवजात में, हमने प्राणी और पौधे दोनों पढ़ लिए, प्राणी और पौधे दोनों हमने पढ़ लिए, हमारा
अलवण पारितंत्र समाप्त हो चुका है। समुद्री पारितंत्र, अब हम पढ़ेंगे समुद्री पारितंत्र। अब हमारा टाइम हमारे पास कम है, 4 मिनट है, सिर्फ इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। समुद्री पारितंत्र मतलब जो खारा पानी होता है, जहाँ पे नमक की मात्रा अधिक होती है। देखो यहाँ पे लिखा है लवण का 3.5% से अधिक होता है। इसको रीड करने के लिए किसी को बुलाइए। लास्ट पैराग्राफ आज हम करेंगे। इल्मा अलीना। किशन कुमार। जी। पृथ्वी समुद्री पारितंत्र। पृथ्वी पर समुद्री पारितंत्र सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारितंत्र है और इसका बहुत ही पारिस्थितिकीय महत्व है। समुद्र का पानी नमकीन और लवणता का 3.5% है, जिससे सोडियम क्लोराइड NaCl का प्रतिशत 27 है। शेष कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम लवण है। प्रकाश कार्बनिक उत्पादन और समुद्री जीवन के वितरण में एक महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक है। तापमान भी लगभग स्थिर रहता है। यह ध्रुवीय समुद्रों में 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर उष्णकटिबंधीय में 32 डिग्री सेल्सियस या अधिक तक होता है। समुद्री आवास 2 भिन्न मंडलों में पहचाना जा सकता है। पहला नितस्थल मंडल, जिसे महासागर का बेसिन या तल बनता है, भले ही गहराई में भी हो वह, और दूसरा है वेल प्रति मंडल, जो मुक्त जल मंडल को दर्शाता है, बेसिन को भरता है। और पढ़ना सर। आप सबका धन्यवाद, आपने जिन्होंने बहुत अच्छा रीड किया और सबको सुन के भी समझ में आया होगा चीजें। अब मैं क्लास हमारा 9:28 हो गया है, 2 मिनट है, तो 2 मिनट में चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से ज्यादा अब यहाँ पे कमेंट करके मेरे को बताएं, और जो भी कमेंट होगा उसका जो फीडबैक होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम उसको जरूर लेंगे। आपके कमेंट्स को नेक्स्ट क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी फीडबैक होगा।